अब कहा गया कि सोशल मीडिया के दुष्चक्र में आधी आबादी दुर्भाग्य से विस्तार पा रहा है बर्बरता का दायरा। इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सिर्फ हम यहाँ पर लेंगे और इसके अंतर्गत देखिए जो एक शब्द होता है जो शब्द आपको ऐसे या में काम कर सकता है या कि आपको कहीं लेटर राइटिंग काम कर सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया को मानवता के विकास के पैमाने के रूप में देखा और आंका जा रहा है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया को मानवता के विकास के पैमाने के रूप में देखा और आंका जा रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि यहाँ भी स्त्रियों के हिस्से में घृणा, अपमान और हिंसा ही है। समाज है तो सोशल मीडिया, देखिए यहाँ पर क्या कि समाज है तो सोशल मीडिया का होना बहुत स्वाभाविक है। समाज में रहने वाले आदमी चाहे अनचाहे वर्चुअल दुनिया के जाल में चला जाता है। समाज की जो सोच है वही सोच वहाँ भी है, जिससे स्त्रियाँ घर से बाहर जिस तरह प्रताड़ित और लांछित होती है, उसी तरह सोशल मीडिया पर भी अपमानित होती है, उसी तरह सोशल मीडिया पर भी अपमानित होती है। पर ज़्यादातर पुरुषों का नारी विरोध और नारी देखिए यहाँ जो कहा गया, इसलिए स्त्रियाँ घर से बाहर जिस तरह प्रताड़ित और लांछित होती है, उसी तरह सोशल मीडिया पर भी अपमानित होती है। पर ज़्यादातर पुरुषों का नारी विरोध और नारी विद्वेष सोशल मीडिया पर साफ दिखता है। स्त्रियों से मुखातिब होते ही वे उन पर गाली गलौज और घृणा की बौछार कर देते हैं। ऐसे पुरुषों की बखूबी मालूम होता है कितना अपमान महिलाओं को मानसिक यातना की हद तक ले जाता है। यह हमारे जीवन का टुसत सत्य है, हमें रोज़ इससे गुजरना पड़ता है। देखिए सच तो है कि सोशल मीडिया में खासकर फेसबुक और ट्विटर, अब एक्स पर मतलब ये एक्स क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब एक्स कहा गया। फेसबुक और ट्विटर, अब एक्स पर बेहद गलीज भाषा मुझ पर हमला बोलता है। 20वीं सदी के 8वें-9वें दशक में मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों के अलावा सड़कों पर, दुकानों, बाज़ारों में मुझे निशाना बनाया जाता था। लेकिन यह भी सच है कि ज़्यादातर निंदक, ईर्ष्यालु और नारी विद्वेषी मुझे छू भी नहीं पाते थे। जबकि अब सोशल मीडिया पर वैसे लोग बेहद सहजता से मुझ पर हमला बोलने में सक्षम है, क्योंकि अब मैं उनसे महज एक क्लिक दूर हूँ। लिहाजा वे अपनी सारी घृणा, सारी हिंसा, निष्ठुरता और बर्बरता मुझ पर उगल देते हैं। एक्स पे यहाँ देखिए क्या कि एक्स पे इन गालीबाज नारी विदेशियों की टाइमलाइन पर जाने से पता चलता है कि इन सभी लोगों के समाज में भद्र पुरुष की छवि है। ये सभी पारिवारिक है, व्यक्ति है जिनके घर में माँ भी है, पत्नी भी है और बेटियाँ भी है। इनमें ज़्यादातर लोग अच्छी नौकरियों में है या व्यवसाय करते हैं। धर्म में इन लोगों की जितनी प्रबल आस्था, उतनी आस्था पुरुष वर्चस्ववादी समाज में भी है। इतना ही नहीं, इन तमाम लोगों ने समाज की रीति नीतियों से अद्भुत सामंजस्य भी बनाकर रखा है। मुझे प्राय अभद्र भाषा में गाली गलौज करने के लिए इन्हें समाज के असुविधाजनक सवालों का सामना तो नहीं करना पड़ता। उल्टे इनके नारी विद्वेष को तार्किक और युक्तिगत बताया जाता है। मेरी बात अलग है, मैं किशोरी अवस्था से नारी विद्वेषी पुरुषों की अश्लीलता के आग में जलकर अंगार बन चुकी हूँ। लेकिन समाज की अन्य नारियां तो मेरी तरह नहीं है। उनके लगातार सोशल मीडिया पर अश्लीलता के हमले सहन करना सहज नहीं है। अनेक महिलाएं रोजाना की इस अश्लीलता से उबरकर सोशल मीडिया छोड़ देती है। जो ज़्यादा संवेदनशील होती है वे दुनिया भी छोड़ देती हो तो क्या आश्चर्य। मेरे फेसबुक के इनबॉक्स पर कथित भद्र पुरुषों के लगातार अभद्र और अश्लील संदेश आते रहते हैं। ये लोग मुझे अश्लील तस्वीर भेजते हैं, साथ में बताते हैं कि मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। मैं इनसे किसी को नहीं पहचानती, फिर ये मुझे निशाना क्यों बनाते हैं। दरअसल इन लोगों ने पढ़ा या जाना है कि मैं महिलाओं के लिए बराबर का अधिकार चाहती हूँ। इन्होंने सुना है कि मैं उदार विचारों में विश्वास करती हूँ, तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच को महत्व देती हूँ। इस कारण ये लोग मुझ पर हमलावर। मुझे लगता था कि कट्टरता के विरोधी और औरतों के अधिकारों के बारे में बात करने के कारण मैं पुरुष समाज के निशाने पर, लेकिन यह जानकर मैं हैरान रह गई कि लगभग हर महिला के फेसबुक के इनबॉक्स पर कमोबेश इसी तरह के गंदे संदेश और अशोभनीय परिवहन प्रस्ताव आते हैं। यहाँ तक कि फेसबुक पर नई आई निष्पाप, निर्दोष और दुनियादारी से अनजान किशोरियाँ भी इस गंदगी से बची हुई नहीं है। इनका क्या गुनाह? इनका दोष संभवतः यह है कि इन्होंने किसी न किसी मुद्दे पर से विचार व्यक्त किए हैं जो परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के अनुकूल न हो। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ स्त्रीलिंग होने का पुरुषों के निशाने पर। आखिर हमारा पुरुष
पुरुषतांत्रिक समाज हमेशा ही स्त्रियों को अपने कब्जे में रखना चाहता है। सच कहूँ तो एक लड़की इस समाज में जितनी लांछित होती है, सोशल मीडिया उससे कहीं ज़्यादा प्रताड़ित अपमानित होती है। इस कारण वो पढ़ाई लिखाई में अपने काम का उतना ध्यान नहीं दे पाती। इससे वो मानसिक रूप से टूट जाती है, विक्षिप्त और विध्वंस हो जाती है। उसका आत्मविश्वास रसातल में चला जाता है। आज हमारी दिनचर्या ऑनलाइन हो गई। छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन है, कामकाज ऑनलाइन है, सामान ऑनलाइन ही खरीदे जाते हैं, बिल ऑनलाइन ही चुकाए जाते हैं, खाना ऑनलाइन मंगाया जाता है। इन सब से कुछ समय बचता है तो लोग मोबाइल पर कुछ ना कुछ करते देखे पाए जाते हैं। इन ऑनलाइन माध्यम में भी स्त्री अगर घृणा, अपमान, तिरस्कार, हिंसा की पात्र हो तो फिर इस दुनिया में इसके लिए कोई सुरक्षात्मक जगह या कोई समाधान भविष्य नहीं है। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन इस पृथ्वी के हर कोने में महिलाओं को रोज तरह तरह शारीरिक मानसिक चोट पहुँचाई जाती है, जबकि कम ही लोगों को इसकी सजा मिलती है। उल्टे ज़्यादातर समाजों में मर्दवाद का ही बोलबाला है, जहाँ ऐसे पुरुषों को महत्व मिलता है जो औरतों को उनकी हद में रखते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया के वर्चस्व के इस दौर में औरतों के खिलाफ हिंसा और बर्बरता का दायरा जिस तरह दुनिया के एक कोने दूसरे कोने में फैलता जा रहा है, वह तो और भी चौंकाने डराने वाला है। किसी पुरुष का चेहरा देखकर कोई समझ नहीं सकता कि अब क्रूर है या संवेदनशील है। कौन पुरुष हत्या कर सकता है या कौन नहीं कर सकता, इस बारे में किसी का चेहरा देखकर भला कैसे पता किया जा सकता है। साथ रही स्त्री काट कर टुकड़े कर फ्रिज और कुकर में रखने के रोमहर्षक विवरण अब आते ही रहते हैं। यह सही है कि अब सब पुरुष बराबर नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर पुरुष बराबर आचरण करने की क्षमता रखते हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया को मानवता के विकास के पैमाने के रूप में देखा और आंका जा रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि यहाँ भी स्त्रियों के हिस्से में घृणा, अपमान और हिंसा ही है। तो ये कुछ बातें थी, इसमें से आप कुछ यूज यहाँ पर जो आपको है उसको समझ में आया। इसमें लड़की की रेप की गई और मतलब एक महिला के साथ अभद्र किया गया, उसका वीडियो बनाया गया। लेकिन जब वीडियो बनाया गया तो आपको लेकिन उसके साथ आपको हमदर्दी नहीं दिखाया गया। उसको पुलिस तक या जो सुविधा उसको चाहिए वो सुविधाएं नहीं उसको पहुंचाई गई। इसी बारे में आपको यहाँ पर है कि संवेदनहीन समाज और नज़रिया। यह वाकई गहरे अफसोस और समाज के आत्मचिंतन की बात है। यह वाकई गहरे अफसोस और समाज के आत्मचिंतन की बात है कि हम सब संपन्न और ज्ञानी होने के बाद भी मनुष्यता का बुनियादी कहकहरा भूलते जा रहे हैं। समाज की संवेदनहीनता पुलिस की संवेदनहीनता से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज कानून व्यवस्था कायम रखने का जिम्मा हमने पूरी तरह पुलिस और न्याय व्यवस्था के भरोसे छोड़ दिया है। हर कोई शायद यह सोच रहा है कि जो दुर्घटना, बलात्कार, दरिंदगी, अत्याचार किसी दूसरे के साथ हुआ है वो अपने साथ नहीं होगा। इससे मुझे क्या करना है जब अपने पर बीतेगी तब देखा जाएगा। अभी तो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी ले। जो हुआ जिसके साथ हुआ और जैसा भी हुआ वह दूसरे दिन अखबार पढ़ लेंगे या सोशल मीडिया का कोई ना कोई हर कारा क्लिक बढ़वाने के लिए अपने व्हाट्सएप ऐप या ग्रुप पर उसका वीडियो डाल ही देगा। घर में बैठकर या बिस्तर पर लेटकर किसी की यातना का वीडियो देखने और उसे दूसरों को फॉरवर्ड करने से मिलने वाला आसुरी आनंद अलग ही है। आज हम में से अधिकांश इसी आसुरी आनंद के मनोरोगी हो चुके हैं। इन वीडियो दर्शकों से कोई नहीं पूछेगा कि वीडियो बनाकर पहले पोस्ट करने का गोल्ड मेडल जीतने के बजाय प्रीत की समय रहते देखिए आप कि इसमें जो आपको कहा गया कि इन वीडियो दर्शकों से कोई नहीं पूछेगा कि वीडियो बनाकर पहले पोस्ट करने का गोल्ड मेडल जीतने के बजाय प्रीत की समय रहते मदद का विवेक उस व्यक्ति में क्यों नहीं जागता? अगर जागता भी है तो वह कार्य रूप में परिणत क्यों नहीं होता? फिर देखिए बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का हादसों के शिकार पीड़ितों के प्रति लोग इतनी बेरुखी क्यों दिखाते हैं? क्या इसलिए कि पीड़ितों में कोई उनका परिचित या सगा संबंध नहीं है, या फिर उसकी संवेदना केवल कुछ खास लोगों के लिए एक इंसान के तौर पर उसकी संवेदना उदासीनता के लॉकर में बंद रहती है? फिर देखिए इस बारे में मनोवैज्ञानिक का कहना है कि समाज का यह आचरण तमाशाई प्रभाव बायस्टैंडर इफेक्ट है। इस सिद्धांत की स्थापना सामाजिक मनोवैज्ञानिक बीव लातेर और जॉन डार्लिंग 1964 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किटी जेनोविस की कुख्यात हत्या के बाद की। जेनोविस की उसके अपार्टमेंट के बाहर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वो अपने घर के बाहर
वो अपने घर के बाहर लेटी हुई थी जब हथियार उसे फिर से चाकू मारने के लौटा। जिन पड़ोसी में अपराधी का वे उसकी सहायता के लिए नहीं आए। फिर आपको यहाँ पर जो कहा गया अब कि हथियार ने यहाँ पर जो कहा गया हथियार ने लाटेन और डाले के प्रयोग की एक श्रृंखला शुरू करने के प्रेरित किया, जहाँ उन्होंने मापा कि प्रतिभागियों को जो अकेले थे या दूसरों की परिस्थिति के बारे में पता था, एक आपात स्थिति में हस्तक्षेप करने में कितना समय लगा। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात, जब उन्होंने मापा कि प्रतिभागियों जो अकेले थे या दूसरों को परिस्थिति के बारे में पता था, एक आपात स्थिति में हस्तक्षेप करने में कितना समय लगा। अपने अध्ययन से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भीड़ में होने पर व्यक्ति की जिम्मेदारी का फैलाव होता है। भीड़ में होने पर व्यक्ति की जिम्मेदारी का फैलाव होता है। ऐसी स्थिति मदद करना कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, इसलिए मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। इसके विपरीत जब आप अकेले होते तो मदद करने की जिम्मेदारी केवल आपकी ही होती है, केवल आपकी होती है। इसलिए यह स्थिति व्यक्ति को पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, वरना हर कोई सोचता है मेरा क्या लेना देना है। फिर आपको आगे देखिए क्या कि हम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस बेरुखी का दूसरा कारण हमारे समाज में प्रगति के बरकत सहानुभूति का घटते जाना है। आज हर कोई एक अंधे दौर में है और उसके लिए किसी की मदद की जरूरत से ज़्यादा उसका अपना एजेंडा महत्वपूर्ण है। यह आत्मलीन स्वार्थ हर जगह प्रदर्शित होता है। जब लोगों में जुड़ाव की कमी होती है तो सामाजिक लगाव और जिम्मेदारी कम हो जाती है। आप तमाशाई बनकर घटना घटते देखते तो हैं, लेकिन हादसे में किसी की मदद करना जरूरी नहीं समझते। इस मानसिकता के पीछे एक और बड़ा कारण पुलिस उत्पीड़न का डर है। अमूमन हादसे के दर्शक के रूप में मौजूद व्यक्ति के मन में सवाल कौनता है कि पीड़ित की मदद करके मैं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाऊंगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट निर्देश के बाद केंद्र ने ऐसे मामलों में अच्छे लोगों को परेशान होने से बचाने के लिए नियम बनाए, लेकिन ज़्यादातर को उसका पता नहीं है। और यदि है भी तो वे किसी भी पचड़े में फंसने से बचना चाहते, जबकि पीड़ित की मदद करना मानव और राष्ट्र दोनों है। लेकिन इस सकारात्मक सोच का हमारे अभाव और अज्ञान दोनों है। अब यहाँ देखिए एक खास बात जो कहा गया, देखिए टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करना जरूरी हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या कि पहला जो दृश्य आपके यहाँ पर है कि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के नाम से 5,000 करोड़ की सट्टेबाजी हुई। दूसरा आपको दृश्य है कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हत्या के मामले में अमेरिका और 4 देशों के पंचनेत्री गठबंधन द्वारा भारत की जासूसी हुई। की गई। तीसरा कि भारत में साइबर एवं वित्तीय अपराधों का बढ़ता मायाजाल। चौथा वाक्य टेक कंपनियों के सहयोग से चुनाव जीतने की जुगत भिड़ा रहे नेता। तो यहाँ पर चौथा जो आपको यहाँ पर कहे क्या, टेक कंपनियों के सहयोग से चुनाव जीतने की जुगत भिड़ा रहे नेता। इन 4 मुद्दों के डिजिटल कनेक्शन एवं समस्या की विकरालता के 4 पहलू देखें। अब एक खास बात देखिए क्या कि बदहाल टेलीकॉम सेक्टर में 40 करोड़ की आबादी वाले देश में डिजिटल क्रांति पिरामिड के 4 बड़े हिस्से हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, स्मार्टफोन और टेक कंपनियां। G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को बढ़ावा देकर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सफल बनाने के भारत की तारीफ हुई। इसके कई सियाह पहलू हैं, लेकिन फिलहाल डिजिटल इंफ्रा के जरूरी मुद्दे पर कुछ बात। एक दशक पहले स्पेक्ट्रम के आवंटन पर कथित घोटाले पर कैग रिपोर्ट के बाद सरकार का तख्तापलट हो गया था। सरकार अब नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान NFAP सिस्टम लाने पर विचार कर ले। ऐसी अनेक कवायदों के बावजूद सरकार को अब स्पेक्ट्रम से कमाई के लाले पड़ रहे हैं। बदहाली जूझ रही टेलीकॉम कंपनियां बैंक गारंटी देने में भी हाथ खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक 92,000 करोड़ की देनदारी भुगतान नहीं किया है। एक आंकड़न के अनुसार इन पर 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। दूसरा, कानून की नाफरमानी। सड़कों के इस्तेमाल के लिए जनता से टोल टैक्स की वसूली होती है। 2023 के शुरुआती 6 महीनों में फास्ट टैक्स सरकार को 30,340 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, लेकिन भारी मुनाफा कमाने वाली क्रिप्टो गेमिंग, OTT, फिनटेक और सोशल मीडिया कंपनियां डिजिटल इंफ्रा के विकास में सहयोग करने के बजाय टैक्स चोरी के साथ सिनाजोरी कर रही है।
129 कंपनी, देखिए यहाँ पर क्या 129 कंपनियों और स्टार्टअप ने नेट न्यूट्रलिटी के नाम पर कानून और टैक्स के दायरे से बाहर रहने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। 6 सालों की जद्दोजहद के बाद लचर IT कानून को भी टेक कंपनियां लागू नहीं होने दे रही है। इससे टेलीकॉम कानून जब बनेगा तो वह कब और कैसे लागू होगा। इंटरमीडियरी की आड़ में सेफ हार्बर का दर्जा हासिल करने वाली कंपनियों की मुनाफाखोरी को नजरअंदाज करने से भारत डिजिटल उपनिवेशवाद की भयानक विपत्ति में आ गया है। देखिए यहाँ पर तीसरा आपके यहाँ पे क्या है कि गेमिंग कंपनियों की टैक्स चोरी। महादेव ऐप के सट्टोरी ने 5,000 करोड़ का कारोबार किया। इसमें से शादी और फिल्मी सितारों पर खर्च किए कि 200 करोड़ रुपए पर ही मीडिया में रोमांचक खबरें चल रही है। दुबई, सिंगापुर और विदेशों से ऑपरेट हो रहे गेमिंग और सट्टेबाजी के ऐप्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ युवाओं की कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार और राज्यों की पुलिस इस संगठित अपराध तंत्र के आगे बेबस और लाचार दिखती है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार गेमिंग कंपनियों ने भारत में 55,000 करोड़ की GST की चोरी की है, जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ का हो सकता है। टैक्स चोरी की इन आंकड़ों की गंभीरता को दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है। 5 करोड़ मुकदमों के बोझ से मुक्ति के लिए अगले 4 सालों में कोर्ट सिस्टम पर सरकार 7,210 करोड़ रुपए खर्च करेगी। डिजिटल इंफ्रा में सहयोग के बजाय टेक कंपनियां टैक्स चोरी, जासूसी, साइबर अपराध और चुनावी सिस्टम को हाईजैक करने में लिप्त है। इन पर काबू नहीं किया गया तो क्रिप्टो की तरह डिजिटल के अन्य सेक्टर भी धराशायी हो सकते हैं। डिजिटल इंफ्रा अगले 2 सालों में कुल 120 करोड़ आबादी को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश है। सन 2020 में लगभग 6.63 लाख मोबाइल टावर और 22.8 लाख बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन थे। 5G के रोल आउट के लिए लगभग 3.3 लाख ट्रांसीवर स्टेशन बनाए गए हैं। 5G की सफलता के टेक्नोलॉजी और रिसर्च में निवेश के साथ 12 लाख मोबाइल टावर की आवश्यकता है। इसके लिए बजट आवंटन के साथ BSNL के पिछले दरबारी सरकार कई लाख करोड़ का निवेश कर रही है। पिछले 9 सालों में डाटा 95% सस्ता हो गया और इसकी खपत 43 गुना बढ़ गई है। डाटा क्रांति से मुनाफा कमाने वाली टेक कंपनियों की इंफ्रा विकास यात्रा में भागीदार बनना चाहिए। अब के पिछले 9 सालों में डाटा 96% सस्ता हो गया और इसकी खपत 43 गुना बढ़ गई। डाटा क्रांति से मुनाफा कमाने वाली टेक कंपनियों की इंफ्रा विकास यात्रा में भागीदार बनकर भारत की डिजिटल क्रांति को सफल बनाना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर है, देखिए भारत के उदय ने पश्चिमी ताकतों को चौंकाया है। जब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, देखिए पश्चिमी देश इस बात का आदी नहीं कि तीसरी दुनिया का कोई देश महाशक्ति दर्जा हासिल कर ले। पिछली बार जब ऐसा हुआ था यानी चीन का उदय, तो पश्चिम और चीन के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। 1980 दशक तक चीन गरीब देश था, लेकिन आज वो आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति बन चुका है। फिर देखिए कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम ने सोवियत संघ को शीत युद्ध में हरा दिया था, लेकिन चीन को उदय के खतरे को वह समय रहते भांप नहीं सके। 1990 में चीन की GDP $0.36 ट्रिलियन थी और अमेरिका की $5.96 ट्रिलियन। दोनों में 1700% का अंतर था। उस समय अमेरिका ही दुनिया का इकलौता दादा था। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस अराजकता से ग्रस्त था। तब व्लादिमीर पुतिन KGB के एक नामालूम अधिकारी भर थे। फिर देखिए मई 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया तो बिल क्लिंटन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। CNN और अन्य अमेरिकी मीडिया ने भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला। अमेरिका के पास 6,000 ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइलें थी। वह युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाला इकलौता देश था और इसके बावजूद भारत के द्वारा शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करने भर से उसे पश्चिम की आलोचना का शिकार होना पड़ा था। 1990 के दशक में अमेरिका पूरे समय दुनिया पर किसी दरोगा की तरह रोब झालता रहा। 1990 में खाई युद्ध के दौरान उसने गठजोड़ बनाकर इराक पर धावा बोल दिया। उसने इराक पर 10 साल का नो फ्लाई जोन लागू कर दिया और इराकी बच्चों को दवाइयाँ और भोजन से वंचित कर दिया। फिर इसी कालखंड में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम ने यूगोस्लाविया को विभक्त कर दिया और बाल्कन प्रायद्वीप में 7 नए देश बने। पूर्व यूगोस्लाविया के इन देशों सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, कोसोवो आदि के बीच आज तक अनेक नस्लीय टकराव हो रहे हैं।
लेकिन 2000 के दशक में 9/11 के बाद पश्चिम को मध्य पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पनपे इस्लामिक आतंकवाद और तेज उभरते चीन खतरा समझ में आया। इसके बाद पश्चिम अपना दशकों पुराना भू राजनीतिक सिद्धांत बदला। चीन के समक्ष रणनीतिक शक्ति संतुलन के लिए भारत को स्थापित करने का प्रयास किए जाने लगे। 2005 में भारत अमेरिका शिविर न्यूक्लियर डील साइन की गई, जबकि इसके मात्र 7 साल पहले पोखरण के बाद इसी अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। 2010 के दशक तक अमेरिका के दूरदृष्टिपूर्ण थिंक टैंक विश्लेषकों ने समझ लिया था कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। चीन और भारत के रूप में दो बड़ी एशियाई ताकतों के उदय ने पश्चिम के सामने दुविधा की स्थिति निर्मित कर दी थी। अमेरिका ने समझ लिया कि भारत को पश्चिम के भू राजनीतिक दायरे में लाना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत और चीन एक साथ आ गए तो इससे पश्चिम के सदियों पुराने वर्चस्व का खात्मा हो जाएगा। यही कारण है कि आज अमेरिका भारत इतना महत्व देता है। वास्तव में आज पश्चिम चीन को अतीत के सोवियत संघ से भी अधिक बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। वास्तव में आज पश्चिम चीन को अतीत के सोवियत संघ से भी अधिक बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। सोवियत ब्लॉक कभी भी अमेरिका का आर्थिक प्रतिद्वंदी नहीं था। वह उसके लिए सैन्य प्रतिद्वंदी भर था, लेकिन चीन दोनों हो सकता है। ऐसे में भारत का साथ उसके लिए अहम हो गया, पर इसकी अपनी जटिलताएं, क्योंकि भारत स्वयं को तटस्थ ताकतों के स्वतंत्र गुट के नेता के रूप में देखता है। चीन और भारत दोनों ही आज मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को लुभा रहे हैं। ब्रिक्स और एससीओ में भारत और चीन बड़ी आर्थिक ताकतें हैं। पश्चिम को इससे चिंता होती है, क्योंकि दुनिया पर अब उसका पहले जैसा एकाधिकार नहीं रहा। यही कारण है कि अमेरिका ने चीन को हाईटेक उत्पादों का निर्यात बंद कर दिया, जिनमें चीप भी शामिल है। पश्चिम यह कर इस कदम को जायज ठहरा सकता है कि चीन एक कम्युनिस्ट तानाशाही देश है, पर भारत के बारे में क्या? यह एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ न केवल दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, बल्कि इंटरनेट के सर्वाधिक उपभोक्ता भी यही है। इसलिए इतना होता है कि आज अमेरिका भारत के बिना अपना काम नहीं चला सकता, लेकिन भारत को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि पश्चिम खुद को एक बंद घेरे की तरह देखता है और अपने गुट में किसी को इतनी आसानी से प्रवेश नहीं करने देता। इतना होता है कि आज अमेरिका भारत के बिना काम नहीं चला सकता, लेकिन भारत को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि पश्चिम में खुद एक बंद घेरे की तरह देखता है और अपने गुट में किसी को इतनी आसानी से प्रवेश नहीं करने देता। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पर क्या कि जिसके अंदर अपार इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग EQ कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कि अगर आपको आवेदन करना हो तो ये दंपति चामंद एक ब्रिटेन के जो राजा महाराना है, राजा रानी, उसको सीओ रखना चाहती इसमें। अब यहाँ कहा गया अगर आपको आवेदन करना हो तो क्या योग्यता? ये दंपति चाहते हैं कि समान योग्यताओं के अलावा आवेदक में बहुत ज़्यादा EQ हो और घमंड ना हो, व्यक्ति आत्म जागरूक हो और दूसरों पर अपने काम का असर की समझ हो। वे यह भी चाहते हैं व्यक्ति सर्वेंट लीडर हो, जिसका मतलब है कि CEO बेहतर परिणाम केंद्रित होने के बजाय दूसरों के हित में काम करे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि लीडरशिप का मतलब लक्ष्य की ओर दूसरों को दिशा दिखाना, उसका मार्गदर्शन करना है। लीडरशिप का मतलब देखिए, लीडरशिप का मतलब लक्ष्य की ओर दूसरों को दिशा दिखाना। लीडरशिप का मतलब लक्ष्य की ओर दूसरों को दिशा दिखाना, उसका मार्गदर्शन करना है। अच्छा लीडर बनने के लिए व्यक्ति में पीपुल स्किल चाहिए, जिससे उसकी टीम हमेशा विजेता टीम बन जाती है। सर्वेंट लीडर आमतौर पर मानवता की पहचान करना, उसे आत्मसात करना है और टीम के रूप में प्रदर्शन देखना है। सबसे वरिष्ठ मैनेजमेंट टीम में देखिए, सबसे वरिष्ठ मैनेजमेंट टीम में हमेशा हमदर्दी, पारस्परिक कौशल, आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण के साथ बहुत ज़्यादा EQ दिखता है। हमदर्दी हो तो व्यक्ति तक पहुंच आसान होती है। खुलेपन से संवाद को बढ़ावा, टीम वर्क में काम होता है। विवाद सुलझते हैं। खुलेपन से संवाद हो तो व्यक्ति दूसरे के नज़रिए को धैर्य से सुनता है और आखिर में लीडर को समाधान के साथ टीम को दिशा दिखाने में मदद मिलती है। फिर देखिए, अच्छा श्रोता बोलकर या बिना बोले ही बेहतर संवाद करता है। सर्वेंट लीडर आमतौर पर नैतिकता से काम करता है, निष्ठा दिखाता है, ईमानदारी के साथ अच्छे वर्क कल्चर को बढ़ावा देता है। सबसे जरूरी बात, वे उदारता के साथ छोटे छोटे वाक्यों में बात कर लेते हैं और यही अच्छे CEO की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं।
अगर आप सीईओ पद के लिए आने वाले ज़्यादातर बायोडाटा देखें तो पाएंगे कि लोग इन स्किल्स का जिक्र करते हैं। ऐसे गुणों के साथ लोगों को संभालने की क्षमता बताते हैं, लोगों को संभालने की क्षमता बताते हैं और इन गुणों से कार्यक्षेत्र पर पड़े प्रभाव को उदाहरण से बताते हैं। वे हालातों संभाल और किए कार्यों का वर्णन करने के लिए स्टार विधि अपनाते हैं और रिजल्ट वाला हिस्सा खाली छोड़ देते हैं ताकि यह साक्षात्कार में चर्चा का विषय बने। ऐसे उम्मीदवार के सीवी नौकरी के प्रासंगिक सॉफ्ट स्किल और ईक्यू लक्षणों को बताए बिना कभी नहीं होते हैं। एक ऐसे उम्मीदवारों के सीवी नौकरी के प्रासंगिक सॉफ्ट स्किल और ईक्यू लक्षणों को बताए बिना कभी नहीं होते हैं। निष्कर्ष, एक उदार शब्द कहने में संक्षेप, बोलने में आसान हो सकते हैं, पर उनकी गूंज अंतहीन है और जो आदमी सीईओ पद तक पहुंचना चाहते हैं वह अच्छी तरह जानता है। उदार शब्द कहने में संक्षेप, बोलने में आसान हो सकते हैं, पर उनकी गूंज अंतहीन है और जो आदमी सीईओ पद तक पहुंचना चाहते हैं वह यह अच्छी तरह जानता है। फिर आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में घोषणा की थी कि उनके पास हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने के भरोसेमंद सबूत हैं, तो उन्होंने एक साथ दो चालें चली थी। पहली तो यह कि उन्हें यकीन था कि सार्वजनिक रूप से ऐसी सनसनीखेज आरोप लगाने पर उन्हें अमेरिका और उसके अन्य निकटतम सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। दूसरी यह कि हर समुदाय के कनाडाई नागरिक इसके लिए एकमत से उनका समर्थन करेंगे और उनकी गिरती हुई रेटिंग्स को बूस्ट मिलेगा। ट्रूडो का दुर्भाग्य है कि उनकी ये दोनों ही चालें उल्टी पड़ गई। ट्रूडो के मुताबिक निज्जर कनाडा का नागरिक और एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता था, लेकिन भारत उसे एक आतंकवादी मानता था क्योंकि खालिस्तान टाइगर फोर्स नामक एक अतिवादी संगठन का हिस्सा होने के कारण वह कथित रूप से अनेक उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त था। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में उसके लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और वह अनेक बार कनाडा से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी थी। ट्रूडो के आरोपों का भारत ने पुरजोर तरीके से खंडन करते हुए कहा कि निज्जर की मृत्यु में उसका कोई हाथ नहीं है। यहाँ यह दिलचस्प है कि इस मामले में भारत की संलिप्तता की सूचना फाइव आइज नामक संस्था से आई थी। यह खुफिया जानकारियों के साझाकरण का गठजोड़ है जिसमें अमेरिका, फाइव आई मतलब कि अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। देखिए यहाँ पर ट्रूडो के दावे में सबसे गैर जिम्मेदार बात यह थी कि उन्होंने यह नहीं कहा कि वे मानते हैं कि निज्जर की हत्या के मामले में भारत संलिप्त था। इसके बजाय उन्होंने यह कहा कि इस बात के भरोसेमंद सबूत हैं, लेकिन आपके देश में किसी विदेशी लोकतांत्रिक राज्य सत्ता का किसी की हत्या के मामले में संलिप्त होना एक अत्यंत संगीन आरोप है। लेकिन आपके देश में किसी विदेशी लोकतांत्रिक राज्य सत्ता का किसी की हत्या के मामले में संलिप्त होना एक अत्यंत संगीन आरोप है। आज तक ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप में इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया। लगता है उन्होंने बिना किसी आधार के इतनी बड़ी बात कर दी। उन्हें लगता था कि इस पर कनाडा के लोग उनका समर्थन करेंगे, लेकिन उनका दावा उल्टा पड़ गया और अब यह हाथ हुई कनाडा का विपक्ष ही स्वयं ट्रूडो से मांग कर रहा है कि वो अपने इस दावे के समर्थन में सार्वजनिक रूप से पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करे। अमेरिका से खुफिया सूचनाएं प्राप्त होने के बावजूद प्रेसिडेंट बाइडेन और उनके सहयोगियों ने ट्रूडो के आरोपों को ज़्यादा तुल नहीं दिया। G20 के दौरान बाइडेन और यूके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जरूर इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की थी, लेकिन ना तो उन्होंने इस पर भारत की आलोचना की है और ना ही कोई कार्रवाई करने की तैयारी दिखाई है। इसका कारण है कि आज भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने की तुलना में आज भारत और अमेरिका एक दूसरे के कहीं निकटतम सहयोगी बन गए हैं। वास्तव में आज की भूराजनीतिक वास्तविकताएं बहुत बदल चुकी है। वर्तमान विश्व व्यवस्था रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन के बीच जारी वर्चस्व के संघर्ष से निर्मित हुई है। आज अमेरिका को भारत की 15 वर्ष पूर्व की तुलना में ज़्यादा जरूरत है। भारत चीन के सामने शक्ति संतुलन की स्थिति निर्मित करता है और वह विकासशील दुनिया की एक महत्वपूर्ण आवाज़ भी है। इन्हीं कारणों से आज अमेरिका और भारत एक दूसरे के इतने करीब हैं जितने पहले कभी नहीं थे। अमेरिका के इस मामले में भारत से लड़ाई नहीं मोल लेने वाला है। कुल मिलाकर यह पूरा प्रसंग अभी तक भारत के पक्ष में रहा है और कनाडा अलग थलग पड़ गया है। कनाडा के प्रश्न पर प्रेसिडेंट बाइडेन निकट भविष्य में भारत के विरोध में कोई रुख नहीं अख्तियार करने वाले हैं। भारत चीन के सामने शक्ति संतुलन की स्थिति निर्मित करता है। इस कारण से आज अमेरिका और भारत एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं जितने पहले कभी नहीं थे। अमेरिका कनाडा मामले में भारत से लड़ाई नहीं मोल लेने वाला। फिर आपको आगे देखिए डिजिटल तकनीक ने कला को आसान बना दिया है।
फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या, जहाँ तक मुझे याद है मैं हमेशा इसको किसी पर्सनल बातों को हमें मेंशन नहीं करना है। देखिए हम जो कहा गया क्या, और फिर साल 2019 में प्रोक्रिएट पर हाथ आजमाने लगा। यह आईपैड का डिजिटल ड्राइंग और पेंटिंग ऐप्स है। इसका एक आईफोन दर्शन भी है, ये आईफोन वर्सन भी है। देखिए फिर साल 2019 में मैं प्रोक्रिएट पर हाथ आजमाने लगा, और यह आईपैड का डिजिटल ड्राइंग और पेंटिंग ऐप्स है। इसका एक आईफोन वर्सन भी है। मुझे लगा कि जिससे डिजिटल आर्ट की रोमांचक संभावनाओं का दरवाज़ा मेरे सामने खुल गया हो। मुझे यह भी समझ आया कि वर्ड प्रोसेसर्स ने जो कभी लिखने के लिए क्या था, वही कंप्यूटर ने ड्राइंग के लिए क्या। इसे आप अंडू करने का मैजिक भी कर सकते हैं। डिजिटल इलस्ट्रेशन ऐप जिनमें प्रोक्रिएट के साथ एडोबिक इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप भी शामिल है, में आपके द्वारा बनाया गया हर निशान तुरंत ही बदला जा सकता है। इतनी छोटी सी चीज़ से पूरा गेम ही बदल गया, क्योंकि तब आप किसी चीज़ में लॉक नहीं होते थे, फ्रस्ट्रेशन का कोई उपाय नहीं होता था, और डिजिटल आर्ट को सीखने की समूची प्रोसेस सचमुच की कलाकृति रचने जैसी लगती है। शायद यह सब पढ़कर आप में डिजिटल आसक्ति भांसने लगे होंगे, और मन में सोच रहे जरा इस बंदे को तो देखो, इस चित्र बनाने के आईपैड की दरकार है। शुद्धतावादी से चिटिंग भी कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर पर चित्र बनाना सीखने का दावा करना कैलकुलेटर पर गिनती करने की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वे ऐप आपकी मदद करते, लेकिन उसका अधिकतम लाभ उठाने के आपको चित्रकला के फंडामेंटल्स याद होना जरूरी है, और इसकी कुंजी है जो कागज़ या कैनवास पर चित्र बनाने की है नियमित अभ्यास से। इसके बाद आपको देखिए यहाँ एक बार देखिए, वह टेलर स्विफ्ट का गाना है, मैं कभी भी नेचुरल नहीं रही हूँ। मैंने केवल इतना ही किया है, कोशिशों से हार नहीं मानी। मैं इस पंक्ति को एक फिलॉसफी मानता हूँ। टेलर ओवररेटेड, हार्डवर्क अंडर रेटेड है, साथ ही हमें रचनात्मक प्रक्रिया का सार भी है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर अच्छा है क्या कि अपनी शैली बनाए जो आपके किरदार की पहचान बने। क्वालिटी के साथ डिलीवरी कैसे होती है, यह भी मायने रखती है। विशेषज्ञों और सलाहकारों का आपके पक्ष में होना क्यों जरूरी है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर जो खास बात रही उसके साथ से देखते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको है क्या कि इसमें कि वह अंतर्राष्ट्रीय हलकों से किसी छुपा नहीं है। देखिए वह अंतर्राष्ट्रीय हलकों में किसी छुपा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से मंगलवार को दिए अपने भाषण में बारीकी से उन सभी सवालों को संबोधित किया जो इस सिलसिले में उठ रहे थे। उन्होंने मंच की सीमाओं का ख्याल रखते हुए न केवल भारत का पक्ष स्पष्ट किया, बल्कि अन्य देशों को भी उनकी सीमाओं का एहसास कराया। विदेश मंत्री साहब कहा कि अब वह दौर नहीं रहा जब कुछ देश मिलकर दुनिया का एजेंडा सेट करे। जयशंकर ने भले ही कनाडा या किसी अन्य देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों साफ था कि वह किस ओर इशारा कर रहे थे। फिर भी अगर किसी के मन में कोई संदेह रह गया हो तो न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में हुई चर्चा के दौरान वह भी साफ हो गया। वहाँ उन्होंने साफ कहा कनाडा अगर कोई ठोस और सटीक सबूत देता है तो भारत निश्चित रूप से उस पर विचार करेगा। लेकिन वहाँ पिछले कुछ वर्षों जिस तरह आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियाँ बढ़ी है, संगठित अपराध बढ़ा, उससे जुड़ी भारत की चिंताओं का क्या। फिर देखिए वहाँ भारतीय राजनयिकों को धमकियाँ दी जाती है। भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला होता है, उसके लिए जिम्मेदार तत्वों के बारे में पूरी सूचना मुहैया कराए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, उल्टे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला दिया जाता है। ऐसी स्थिति कैसे मंजूर की जा सकती है। ये रही बात अमेरिका की, तो हाल के वर्षों उसके साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों में जो करीबी आई और जिस तरह से दोनों देशों में सामरिक भागीदारी बढ़ी हो उसका ध्यान रखना दोनों पक्षों की जरूरी है। संभवतः इसी वजह से विदेश मंत्री जयशंकर इस पर अभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी पर जोर देने की बात आती है, अकाउंट में जिम्मेदारी की पर जोर देने की बात है तो यह नियम सबके होना चाहिए। और भारत के बारे में तो अभी सिर्फ आरोप है, वह भी ऐसा है जिसका कोई ठोस आधार भी सामने नहीं आया है। जिस देश की सरकार ने आरोप लगाया वहाँ जाँच तक पूरी नहीं हुई है, पर जिन देशों पर अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता और सीमाओं का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई करने के मामले ज़्यादा ठोस रूप में सामने आ चुके हैं, उन पर चुप्पी क्यों। क्या यह अजीब नहीं कि जिम्मेदारी तय करने का यह जोश सिर्फ भारत के मामले में दिखाया जा रहा है। जयशंकर ने सही कहा कि आतंकवाद से जुड़े ऐसे मामलों पर आज भी कई देश दोहरा रवैया अपना रहे जो कि उचित नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए हम जो कहा गया कि इसमें
कि राजनीतिक अपराधीकरण से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके नेताओं के चुनाव लड़ने पर हमेशा रोक लगाई जाए। अभी दो स्थिति पर 6 वर्षों के चुनाव लड़ने पर रोक है। देखिए, सुझाव में आजीवन प्रतिबंध के पक्ष में जो तर्क दिए गए उनमें सबसे प्रमुख संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन का है, क्योंकि इसी तरह की स्थिति में सरकारी नौकरी वालों को बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या राजनेताओं के अलग पैमाने हैं, उन्हें उच्च आसन पर रखा गया है। अब देखिए, क्या दोषी ठहराए जा चुके राजनेताओं की अयोग्यता से जुड़ा कानून है जनप्रतिनिधित्व कानून। इस कानून की धारा 8 का उद्देश्य राजनीतिक अपराधीकरण पर लगाम लगाना है। यही अयोग्य ठहराए जाने की बुनियाद रखती है। देखिए, पिछले 2 दशकों से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कानून की इस तरह से व्याख्या कर रहा है कि चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में वोटरों को जानकारी हो। सुप्रीम कोर्ट इस कानून में व्यापक बदलाव से बचता रहा है। हालांकि एक अपवाद रहा 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून की उस धारा को रद्द कर दिया जो दोषी ठहराए जा चुके नेताओं को अपील के लिए समय देती थी। अयोग्यता को तत्काल प्रभाव से लागू किया, यानी दोष ठहराए जाते हैं उसी क्षण जनप्रतिनिधि अयोग्य हो जाएगा। मार्च 2013 में एक ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के दोषी ठहराते 2 साल की जेल की सजा सुनाई। वो लोकसभा की सदस्यता से तत्काल अयोग्य ठहराए गए। गुजरात हाई कोर्ट ने बाद में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। आखिरकार अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, क्योंकि फैसले में इसके लिए कारण का जिक्र नहीं था और लोकसभा ने उसकी सदस्यता बहाल कर दी। फिर देखिए, आप ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने इसी हफ्ते मौजूदा 763 सांसदों की तरफ से दिए गए हलफनामों का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट दी थी। उसके मुताबिक 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। जनप्रतिनिधित्व कानून को सख्त करने से राजनीति के अपराधीकरण की समस्या दूर नहीं होगी। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई कमजोरियां हैं, लिहाजा कमजोर आधार पर सजा को बढ़ाने से सरकार को प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने के सिस्टम का दुरुपयोग करने का ही मौका मिलेगा। समानता के दलील के आधार पर मौजूदा कानून में बदलाव करने का कोई तुक नहीं बनता। फिर आपको आगे, कृषि न केवल एक पेशा है, एक व्यवसाय है, बल्कि बिहार के किसानों के जीवन रक्षक भी है। राज्य के कृषि क्षेत्र ने पिछले 1.5 दशक में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। फसल और पशुधन एकीकृत प्रणालियाँ खाद्य सुरक्षा देखिए फसल और पशुधन एकीकृत प्रणालियाँ खाद्य सुरक्षा और देखिए खाद्य सुरक्षा, आय सृजन, जैविक पदार्थ और सूखा शक्ति में योगदान करके ग्रामीण आबादी की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। भारत में आर्थिक विकास के प्रमुख ढांचे में राज्य को हमेशा से मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य के रूप में देखा गया है। बिहार का अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए छोटी जोत वाली कृषि पर निर्भर है। पिछले 1.5 दशक में राज्य ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छी प्रगति की है, पर हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की उच्च दर के बावजूद ग्रामीण बिहार तेजी विकास की क्षमता को पूरा करने से बहुत दूर है। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद NSDP में कृषि, फसल, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी सहित की हिस्सेदारी 2001 के 35.3% से लगभग 14% गिरकर 2016 में 21.4% हो गई है। बावजूद रोजगार के लिए कृषि प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। इस अवधि में कुल श्रम बल में इसकी हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 71 से 72% हो गई है। कृषि न केवल एक पेशा है, बल्कि बिहार के किसानों के जीवन रक्षक भी है। राज्य के कृषि क्षेत्र ने पिछले 1.5 दशक में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। बिहार में कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच अंतर के बावजूद है। स्पष्ट है कि यहाँ कृषि क्षेत्र कुछ वार्षिक उतार चढ़ाव के साथ राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। फसलों के बाद पशुधन इस क्षेत्र का प्रमुख उत्पादन है। वर्ष 2007 में कृषि उत्पादन के कुल मूल्य में फसल उपक्षेत्र का योगदान लगभग 61% है। यह अगले दशक में घटकर 2008-15 में लगभग 56% हो गया। इसी अवधि में पशुधन की साइज 2000 से लेकर 2007 के लगभग 28% से बढ़कर 2008 से 2015 तक के बीच 32% हो गया। टिकाऊ खाद्य प्रणालियों में पशुधन प्रमुख भूमिका निभाता है। मत्स्य पालन जो 2000 से 2007 में 4% है, 2008 से 2015 में अपनी हिस्सा बढ़ाकर 5% कर दी, जबकि वानिकी ने एक विपरीत प्रवृत्ति दिखाई। फसल उपक्षेत्र की वृद्धि दर 2000 से लेकर 2007 के बीच -2% से बढ़कर 2008 से 2015 में 6% हो गए। पशुधन उपक्षेत्र लगभग 9% वृद्धि दर के साथ मछली पकड़ने के साथ बाद मछली पकड़ने वाला क्षेत्रीय विकास का प्रमुख इंजन था। ये क्षेत्र अधिक लाभकारी और श्रम प्रधान है, जो छोटे किसानों की जरूरतों के सबसे उपयुक्त है। पशुधन पारंपरिक घरेलू लचीलापन रणनीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब फसलें अनाज का उत्पादन नहीं करती तो पुआल का उपयोग जानवरों के चारे के रूप में किया जाता है। पशुधन उपक्षेत्र की वृद्धि फसल उपक्षेत्र की तुलना में कम परिवर्तनशील है। इस
पर पशुधन कृषि विकास के एक कुशल और फसल विफलताओं के दौरान कृषक समुदायों की आजीविका के लिए आजीविका के एक बफर प्रदान करता है। पशुपालन कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संबंधित उपक्षेत्रों में पशुधन फसल और पशुधन वानिकी और मत्स्य पालन में इसने विकास में सबसे अधिक योगदान दिया है। पशुधन उत्पादन में वृद्धि, पशुओं की संख्या में वृद्धि और उपज दर दोनों से प्रेरित है। वर्ष 2005 से 2012 के बीच दूध और मांस उत्पादन तेजी से वृद्धि हुई। अंडा उत्पादन बहुत धीमी गति से बढ़ा है और उन उत्पादन में गिरावट आई है। यहाँ भैंसें कुल दूध उत्पादन में 41% योगदान करती है। इसके विकास का प्रमुख स्रोत भी है 49%। इससे विकास का प्रमुख स्रोत भी है 49%। उत्पादन और विकास के मामले में स्थानीय गायें दूसरे स्थान पर आती है 29%। कुल मिलाकर राज्य में डेयरी उत्पादन में 62% से अधिक की वृद्धि डेयरी पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। भूमि के वितरण की तुलना में इसका वितरण अधिक न्यायसंगत है। सीमांत कृषक परिवारों का 77% मवेशियों और 37% भैंसों पर नियंत्रण है, जो भूमि के अपने हिस्से से लगभग 20% अधिक है। हमारे परिणाम से पता चलता है कि बिहार का कुल झुंड 2003 में 26,957,000 से बढ़कर 2012 में 32,939,000 हो गया, जो 22% वृद्धि है। वर्ष 2012 में 12,232,000 की गाय और 7,65,000 की भैंस की आबादी के साथ कुल पशुधन आबादी का लगभग 60.1% दूध देने वाले जानवरों का गठन किया गया था। बकरी की आबादी 2012 में आपको 12,154,000 थी, जो 2003 के 9,06,000 से बढ़ गई। मुर्गी की आबादी में 2003 के 13,09,68,000 से 2012 में 12,748,000 की मामूली गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2007 से 2012 तक बायसन की आबादी में 13.1% वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2005 से 2006 से 6.2% वार्षिक वृद्धि के साथ 2014-15 में दूध उत्पादन 17 मिलियन टन तक पहुंच गया। अंडा और मांस का उत्पादन बढ़ा है। उपज में वृद्धि भैंसों के कुल उत्पादन का 53% थी। इसके बाद स्थानीय गायों का 25%, संकर नस्ल की गायों का 11% और बकरियों का 11% था। अधिकांश प्रजातियों के लिए डेयरी उत्पादन में सुधार हुआ है। अब इसका अनुमान राष्ट्रीय औसत से अधिक है। घरेलू स्तर पर विकास की काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि वैश्विक मानदंडों का सापेक्ष प्रतिफल की दर कम है। आपको आगे देखिए, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर देश की स्थिरता का परिचय देकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती से भारतीय मजबूती का इजहार जरूरी और स्वागत योग्य है। वे दिन गए जब चंद देश दुनिया पर अपना एजेंडा थोपते थे। विदेश मंत्री ने कनाडा को भी काफ़ी मुखर अंदाज में संदेश दे दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना राजनीतिक फायदा देख रहा है। भारतीय राजनीति का यह नया स्वरूप बहुतों को चौंका सकता है, पर ऐसा करने के अलावा भारत के पास और कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ देश भारत के लिए हमेशा चुनौती पेश करते हैं, विशेष रूप से पिछले महीनों से खालिस्तान मामले में जिस तरह भारत पर दबाव डाला जा रहा है, उसकी सिर्फ निंदा और भर्त्सना ही की जा सकती है। देखिए, भारतीय विदेश मंत्री ने फिर दोहराया कि कनाडा को अपने आरोपों को साबित करने के प्रमाण पेश करना चाहिए। बार बार कनाडा से प्रमाण मांगना भी भारतीय मजबूती का संकेत है। विदेश मंत्री देखिए यहाँ पर क्या विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं, वैसी प्रवृत्ति भारत की कभी नहीं रही। अमेरिका की धरती विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया कि भारत की रूस के साथ दोस्ती बनी रहेगी। दरअसल रूस की सीधी आलोचना से भारत लगातार बचता आ रहा है और इसलिए पश्चिमी देशों में भारत की आलोचना भी हो रही है। यह समझने की बात है कि भारत और रूस के बहुत गहरे एवं पुराने संबंध रहे हैं और एक युद्ध की वजह से भारत रूस से अपने संबंध तोड़ नहीं सकता। भारत युद्ध नहीं चाहता और यह बात रूस को एकाधिक बार बता चुका है, पर इसके आगे बढ़कर रूस के खिलाफ कुछ करना भारत उचित नहीं मानता। यह विडंबना है कि पश्चिम देश अभी भी किसी न किसी प्रकार से रूस से संबंध रखे हुए हैं, पर उनकी कोशिश है कि भारत रूस संबंध टूट जाए। रूस के संबंध में भारत की नीति का दृढ़ होना जरूरी है। G20 शिखर सम्मेलन के समय भी भारत ने यही किया था। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि रूस अब तक खुद को यूरोप से ज़्यादा करीब महसूस करता था, पर अब एशिया को मुड़ रहा। विदेश मंत्री का यह इशारा यूरोप और अमेरिका के लिए भी चिंता का कारण होना चाहिए।
भारत आज अमेरिका और यूरोप के साथ है, पर उसे अपने हित की भी पूरी चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय विदेश मंत्री दुनिया के देशों में भारत की नई दृढ़ता और स्पष्ट वायता के लिए जाने जाते हैं। न्यूयॉर्क उन्होंने विदेशी पत्रकार के सवाल के जवाब भी खास तरकीब के साथ दिए हैं। उनके स्वर और भाव में यह पीड़ा बार बार झलकती है कि भारत को सही संदर्भ में नहीं समझा जा रहा है। उनसे पूछा गया कि हाल के दिनों में भारत में लोकतंत्र स्कोर कम कर दिया गया। इस पर जयशंकर ने दो टूक कहा कि ये रिपोर्ट पूर्वाग्रस्त एवं पक्षपातपूर्ण है। यह संकेत भी भारतीय विदेश मंत्री ने विभिन्न विश्व मंचों पर बार बार दिया है कि अब नए भारत को हर बात के लिए पश्चिमी देशों के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यह कहना ही चाहिए कि विदेश मंत्री की मुखरता को जमीनी स्तर पर ठोस विकास के साथ और बल देने की जरूरत है। यह कहना ही चाहिए कि विदेश मंत्री की मुखरता को जमीनी स्तर पर ठोस विकास के साथ और बल देने की जरूरत है। व्यवहारिकता यही है कि दुनिया के देशों को भारत की परवाह करने की आदत तभी पड़ेगी जब उन्हें भारत की किसी नाराजगी से नुकसान महसूस होगा। अब एक खास बात यहाँ पर देखिए कहा कि उसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या खेती के बदलते आयाम की बात यहाँ पर की गई। इसको छोड़िए, इसको हम बाद में देख लेंगे।